नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद के आर चौधरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में जो है मध्यकालीन भू राजस्व निर्धारित पद्धतियाँ। इससे पहले हमने किसान आंदोलन पढ़े थे, उससे आगे वाला पार्ट ये भू राजस्व से संबंधित है। यानी भू राजस्व की क्या क्या पद्धतियाँ थी भू राजस्व निर्धारण करने की राजस्थान के अंतर्गत, उसको पढ़ेंगे। देखो, पहले है जो लिखेगा काकड़ कूट पद्धति। इसके अंतर्गत फसल पर उत्पादन का अनुमान लगाकर, खड़ी फसल है ना, खेत में खड़ी फसल पर जो है अनुमान लगाकर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। ये भू राजस्व पद्धति किसानों के शोषण का सर्वाधिक कारण थी। यानी इसमें पूछा यह जाएगा, 4-5 पद्धतियां दे दी जाएगी, 4 पद्धतियां ऑप्शन में, उसमें से पूछा जाएगा कि सबसे अधिक शोषण का कारण कौन सी पद्धति बन रही। तो उसमें ये है काकड़ कूटा पद्धति। यानी खेत में खड़ी फसल को जो है कूट दिया जाता था कि ये इतना अनाज होगा और उसमें से जो है उसको राजस्व के रूप में इतनी देनी है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा अनुमान से अधिक जो है वास्तविक उत्पादन से अधिक अनुमान लगा दिया जाता था, तो किसान को अधिक देना पड़ता था हासिल। दूसरा है लाटा कूटा पद्धति। तो वो काकड़ कूटा के सेम ऐसी, यानी वो खेत में खड़ी फसल, और ये है लाटा। यानी लाटा क्या होता है, जहाँ पर सारे पूरे खेत का अनाज एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उस जगह को लाटा कहता था। तो लाटे पे पड़ी फसल का कूटा करना है ना, कूटना मतलब अंदाजा लगाना। ठीक है। दूसरा है मुकाता पद्धति। मुकाता पद्धति क्या थी, गांव के मुखिया यानी चौधरी के माध्यम से भू राजस्व वसूला जाता था। यानी गांव में किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता था और उसके द्वारा जो है गांव में राजस्व एकत्रित किया जाता था। चौथी है डोरी पद्धति। डोरी पद्धति क्या, खेत का मापन करने के बाद प्रति बीघा भूमि कर निश्चित किया जाता था और उसकी वसूली होती थी। हलगत और बिगोड़ी पद्धति भी इसके अंतर्गत मानी जाती थी। अलगत मतलब अलगत, बिगोड़ी बीघे के अनुसार। अलगत मतलब हल्ली कहते हैं, जैसे मारवाड़ में कहते हैं या राजस्थान में भी कहते हैं हल्ली, जैसे 4 बीघा भूमि में। ठीक है, डोरी से नाप करके उसका अंदाजा लगा दिया, इतनी जमीन के अंतर्गत जो है इतना अनाज होगा और उसका इतना जो है हासिल के रूप में या कर के रूप में ठाकुर को देना होगा। ठीक है। इसके बाद में आगे है आयात निर्यात कर, जिनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसमें है जयपुर, इसमें ये रहा यहाँ प्रमुख कर व लाग भाग है। ये तो थी कुछ पद्धतियाँ। ये कर है प्रमुख, जिसमें देखो गृह कर, यानी अपन कह सकते हैं होम टैक्स। गृह कर था जिसमें जय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता था। जयपुर रियासत में था घर की बिचौती। ठीक है। और जोधपुर में था घर गिनती किवाड़, यानी घर की गिनती करके जितने मेन गेट की गिनती की जाती थी और उसके अनुसार घरों का जो है टैक्स लगता था। मेवाड़ में था घर बराड़ और बीकानेर में था धुआं बाँच। ठीक है, धुआं बाँच ये मतलब चूल्हे से संबंधित है, कितनी चूल्हे हैं घर में उसके हिसाब से, यानी उसका जहाँ धुएं चूल्हा जलता था वहाँ धुआं निकलता था, उतने घर हो गए। ठीक है। और आगे है जलावन लकड़ी पर कर। जयपुर में कह रहे दरखत की बिचौती, दरखत पेड़ को कहते हैं दरखत, तो जलावन लकड़ी पर। जोधपुर में है कबाड़ बाबा, और मेवाड़ में खड़ लाकड़ और बीकानेर में काठ। ठीक है। मेवाड़ के नाम देखो, दो ही जगह पे एक अजीब है नाम है, जैसे मेवाड़ नाम से वीरता जुड़ी है, वैसे ही नाम भी ऐसे लग रहे हैं। देखो, मेवाड़ का जो गृह कर है वो भी देख लीजिए, घर बराड़, और यहाँ पर देखो जलावन लकड़ी पे है खड़ लाकड़, यानी नाम अजीबोगरीब, जैसे मेवाड़ के जैसे ही लगते हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे हैं आयात निर्यात कर। ये भी अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग नाम से जाना जाता था। जयपुर जोधपुर में सायरा कहते थे, शायर शायर। ठीक है। और मेवाड़ में है मापा बारूता, और बीकानेर में जकात। जकात एक तो वो मुसलमानों को होता है जो कहते दान बांटते हैं, उससे जकात करते, लेकिन ये है
बीकानेर में आयात निर्यात कर को कहा जाता था जकात। जैसलमेर में था दान। ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। यानी जैसलमेर में आयात निर्यात कर को क्या कहा जाता था? दान। आगे है जल कर, यानी जल पर जो कर लगता था उस। आबियाना यानी सिंचाई पर। आब का मतलब जल होता है, याद रह जाएगी। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है आबियाना क्या है, फिर और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तरह तरह। तो आबियाना, आब यानी जल होता है, आबियाना नहीं सिंचाई कर है। और खड़सीसर, खड़सीसर यानी तालाबों से पेयजल कर। और सर यानी तालाब होता है, तो खड़सीसर यानी तालाबों से पेयजल कर। आगे है बिगुड़ी। भूमि कर है मारवाड़ में बिगुड़ी। अभी हमने ऊपर देखा ही था, जो रस्सी वाला, रस्सी नाप, डोरी नाप, रस्सी नाप। जमी चौथ, भूमि क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। और जावा माल, माल सिंगोटी, पशुओं के क्रय विक्रय पर। और खूंटा बांधी यानी प्रति ऊंट ली जाने वाली राशि। खूंटा फिराई यानी अन्य पशुओं पर। अखराई यानी 1 रुपया था प्रति जमा राशि पर रसीद प्राप्ति थी। यानी आपने कर जमा करवा दिया, उसके बाद में अगर आपको रसीद प्राप्त करनी है तो 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखो कैसे ऐसे कर है, 1 रुपया रसीद प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कर तो जमा करा दिया, लेकिन दोबारा आ सकते हैं लोग, उनके जो कामदार हैं वो कह सकते हैं कि आपने कर जमा नहीं कराया, दोबारा कराओ। नहीं तो अगर उनके पास रसीद है तो वो कहेंगे कि हमने जमा करवा दिया। इसलिए लोग जो हैं, किसान जो है, डरते हुए रसीद को भी प्राप्त करते थे, उसके लिए भी एक्स्ट्रा देना पड़ता था। जैसा आज भी होता है ना, जीएसटी से बचने के लिए लोग बिना रसीद प्राप्त किए हुए कोई सामान खरीद देते हैं। अगर रसीद लेनी है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेगा, उसके हिसाब से ये कुछ। रुख वाली बाँस, ये रक्षात्मक कर है, जैसे रुख वाली शब्द ही पड़ा। खरड़ा लाग, ये श्रमजीवी जातियों से ली जाने वाली राशि। पान चराई, गोचर भूमि, पान चराई गोचर भूमि पर छोटे पशुओं की चराई पर लगने वाला कर। ईद भराई, मालनियों से लिया जाने वाला कर, जो फूल पत्तियाँ बेचने वाली। ईंच यानी देखो, ईद भराई है मालियों से लिया जाने वाला कर, और ईंच है मालनियों से लिया जाने वाला कर। कीणा है वस्तु विनिमय कर। किरायत लोकारी आँच, व्यावसायिक जातियों से लिया जाने वाला कर। नाता कर, पुनर्विवाह कर, नाता हमारे कहते हैं दोबारा विवाह करते उन्हें। खोड़ा कर यानी संतान गोद लेने, खोड़ लेने। और मोटर लाग, ये लाग सर्वप्रथम सीकर ठिकाने ने लगाई थी, अगर कोई मोटर लाता तो। पूला लाग, प्रति 300 पूलों पर 1 रुपये की राशि। पूला क्या आता है, अपन कह सकते हैं एक जो होते थे डोखे बाजरी के, है ना, बाजरी के पीछे जो बच जाता था घास, उसका एक कह सकते हैं भारा बांधना। और सटूंद, जागीरदारों से उनकी कुल आय का 6ठा भाग राजा द्वारा लिया जाता था। तो ये भी याद रखने वाली बात है। यानी कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, सटूंद किससे लिया जाता, किसानों से, जनजातियों से, या ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे दी जाएंगे, जागीरदारों से। तो ये जागीरदारों से जो है ठिकाने, जागीरदारों से जो है उनके ऊपर जो दरबार होता था उनके द्वारा लिया जाता था। तो 22 हो गए, और आगे 23 नंबर, उत्तराधिकारी शुल्क। ये तो आपको पता है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित भी है। उत्तराधिकारी अन्य नाम है इसके तलवार बंदाई, पेशकशी, कैद खालसा, हुक्मनामा, नजराना, ये इनके अन्य नाम है उत्तराधिकारी शुल्क के। यानी होता क्या है, राजा की मृत्यु हो जाने पर या ठिकानदार की मृत्यु हो जाने पर उसका बेटा अगर ठाकुर बनता है या उसका ठाकुर के पद पर तिलक होता है, तो उसको जो है कुछ राशि दरबार में जमा करवानी होती है। इसलिए वो जनता से
उस पैसे वसूलता है कि मुझे जो है दरबार में ये राशि जमा करवानी है, इसीलिए आप हमें कर दो, तो वो होता है। आगे चौरी कर, अन्य नाम है इसके न्योत या विवाह कर, यानी बिजोलिया में था, आपको पता ही है, तो पुत्री की विवाह पर 5 रुपये लिए जाते थे। आगे है कमठा लाग, भवन निर्माण है, तो कमठा आपको पता ही है। हबूब, राजकोष के घाटे की पूर्ति हेतु, यानी राजकोष ये घाटा हो गया तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा कर लगाता था, उसको कहते थे हबूब। खिचड़ी लाग, ठाकुर के शिविर के निकटतम गांव से ठाकुर के भोजन हेतु, यानी ठाकुर जब ठिकाने से निकलते थे शिकार के लिए, तो घूमते घूमते जहाँ सांझ होती थी वहीं जो है टेंट लगा के आराम करते थे। तो जिस गांव के निकट वो ठहरे उन उस गांव को उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो उसके लिए जो कर लगता था उसे कहते थे खिचड़ी लाग। कोड़ी लाग, ठाकुर के शिविर के निकटतम गांव से घोड़ों के चारे हेतु मौत वसूली, तो उसे कहते थे कोड़ी लाग। खुद के लिए तो खिचड़ी और घोड़ों के लिए कोड़ी। भोग लाग, बिजोलिया ठिकाने में प्रति मण 2.5 शेर की दर से जो है ये लिया जाता था भोग लाग। चूड़ा लाग, ठाकुराइन के चूड़े हेतु प्रति घर 1 रुपया लिया जाता है, यानी ठाकुराइन को नया चूड़ा पहनना है तो उसके लिए जो है किसानों से या वहाँ के निवासियों से जो है कर लिया जाता था 1 रुपया प्रति घर। देखो कैसे कैसे करें। आगे भूमिया सरदार, यानी राज्य के पक्ष में युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले भूमिया सरदार कहलाते थे। राज्य की ओर से उनके परिवार को भूमि आवंटित की जाती थी जिससे नाम मात्र का कर लिया जाता था, तथा इस परिवार के सदस्य राज्य की सेवा हेतु हमेशा तत्पर रहते थे। इन्हें आवंटित भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था, यानी राजा महाराजाओं की सेना में शामिल लोग। आगे शासन भूमि, यानी दान में दी गई भूमि को शासन भूमि कहते हैं। ये पीछे रह गया था पट्ठारे। पट्ठारे क्या थी? जागीरदार के पट्टे में दर्ज आंकलिक राजस्व को कहते थे पट्ठारे। कि दरबार को जो है जागीरदार द्वारा कितना राजस्व पहुंचाया जाएगा उसके संदर्भ में। हासिल, यानी भूमि कर तथा अन्य कर को मिलाकर हासिल कहलाता था। अड़सट्टा, अड़सट्टा क्या था? जयपुर रियासत में भूमि संबंधित विवरण को कहा जाता था अड़सट्टा। बापी भूमि, बापी भूमि क्या थी? इस भूमि पर पैतृक अधिकार माना जाता था। किसान को अपनी भूमि बेचने और गिरवी रखने का अधिकार था। किसान को अपनी भूमि के पेड़ों पर और घास फूस पर अधिकार प्राप्त था। गैर बापी भूमि की अपेक्षा बापी भूमि कर कम लिया से कम लिया जाता था। जिस भूमि पर उपरोक्त अधिकार प्राप्त नहीं होते थे वह गैर बापी भूमि कहलाती थी। भूम जागीर, मार्गों की सुरक्षा और चौकीदारी करने के बाद दी गई भूमि को भूम जागीर कहते थे। कि उसका आगे वाला पार्ट है जो हमने अभी देखा लिया, ये भूमिया सरदार क्या था और शासन भूमि हो गया। ठीक है, तो ये सारी थी मध्यकाल में जो है राजस्थान में भू राजस्व से संबंधित कुछ पद्धतियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।